तुम राघव को मत बताना। मैं अभी कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था जब मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ आई थी। मुझसे क्या छुपाया जा रहा था ये सोचकर मुझे चिंता होना बनता था। और जैसे ही मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो माँ के साथ साथ भाई भी मुझे देखकर एक पल के लिए सकते में आ गए। उनके चुप चेहरे मुझे बार बार इस बात का विश्वास दिला रहे थे कि सचमुच कोई बड़ी बात है जिससे मुझे बेखबर रखा जा रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, माँ आप क्या बात कर रही थीं? क्या छुपाना है मुझसे और क्या नहीं बताना? भाई जल्दी से बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं माँ को बता रहा था कि काम में थोड़ा घाटा हो गया है। बस माँ परेशान हो गई। कहा कि राघव को मत बताना। मगर मैं बच्चा नहीं था, खूब समझता था असल बात को छुपाने के लिए भाई ने ये बहाना बनाया है। मैंने माँ और भाई से बहुत विनती की कि जो सच है वो मुझे बता दो, तो माँ बोली कि सुनकर तुम्हें दुख होगा। मैंने हंसकर कहा, तो दुख की वजह से कब तक छुपाएंगी? ये बात मुझे एक न एक दिन तो खुलेगी ही। ये ना हो कि कल दूसरों से पता चले। इस बात पर भाई अपनी जगह से उठे और बैसाखियों की मदद से टिक टिक करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ये इनको क्या हुआ है? मैं हैरान सा होकर भाई की छोड़ी हुई जगह पर जा बैठा। साथ ही माँ से सवाल भी कर रहा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला था। फिर माँ ने थोड़ी देर बाद कहा, बेटा किरण ने मना कर दिया है शादी करने से। ये बात मुझ पर किसी बम की तरह गिरी थी। मैं संभल कर आगे हो बैठा और माँ से पूछा, क्या कह रही हैं आप? माँ ने वही दोहराया जो पहले कहा था, मगर मैं किसी भी तरह ये बात हजम नहीं कर पा रहा था। मेरे मुंह से निकला, किरण ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसके घर वालों ने इनकार किया होगा। भला किरण की कहाँ मजाल कि वो इनकार कर सकती है। किरण और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भला अचानक से किरण शादी के लिए मना क्यों कर देती? मगर माँ ने उसके बाद जो बात कही वो मेरे लिए पहले से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। माँ ने कहा कि मैं और प्रशांत दोनों गए थे रिश्ते की बात करने। तुमने बहुत जिद लगाई हुई थी ना, सोचा आज तुम्हें बताए बगैर ही चली जाती हूँ और वापसी पर खुशखबरी सुनाऊंगी। 2 दिन पहले रिश्ता भेजा था। आज उनके घर से फोन आया कि हम तो राजी हैं, मगर हमारी बच्ची नहीं मान रही। वो राघव की जगह प्रशांत से शादी करना चाहती है। हमने तो उसे बहुत समझाया मगर वो किसी सूरत नहीं मान रही। माँ आगे पता नहीं क्या कुछ बता रही थी, मगर ये बात मुझ पर जितना असर कर सकती थी उससे कई गुना तेजी से हुई थी। मैं बार बार ना में सिर हिला रहा था क्योंकि मुझे दूसरी तो क्या पहली बात पर भी विश्वास नहीं आया था। किरण और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो मुझे क्यों रिजेक्ट करेगी? वैसे भी पिछले 2 दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई थी। उसका फोन लगातार बंद जा रहा था और माँ ने भी तो नहीं बताया था कि वो मेरा रिश्ता लेकर जा रही हैं। पता नहीं मुझे माँ क्या क्या तसल्लियाँ दे रही थीं। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर आ गया। बरामदे में प्रशांत भाई पता नहीं किस सोच में गुम बैठे थे। मैं उन्हें बुलाए बगैर ही अपने कमरे में आ गया और जाकर बंद हो गया। ये समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। कुछ देर कमरे में बंद रहने के बाद मैंने सोचा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई समझदारी नहीं है। पहले मुझे किरण से बात करना चाहिए। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, भाई की बात ने मेरे कदम रोक दिए। वो कह रहे थे, गुस्से और जल्दबाजी में जा रहे हो, जाओ उस लड़की से जरूर पूछो उसने ये सब क्यों किया, मगर बाइक की चाबी लेते जाओ। मैंने भाई की तरफ देखा, फिर दीवार से चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि वो प्यार मुझसे करती थी और शादी की बात वो मेरे भाई के लिए कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में दुनिया ही बदल गई उस लड़की की जिसके दिल में मैं बसता था। मुझे पूरा विश्वास था जितना मैं ये बात सुनकर परेशान हुआ हूँ, भाई भी ऐसे ही परेशान हुए होंगे। जितनी स्पीड से बाइक भगा सकता था भगाई और सीधा किरण के सामने जा पहुंचा। अब तो किसी से डर या छुपाने का फायदा नहीं था, जबकि मेरा रिश्ता किरण के लिए जा चुका था। ये बात खुलकर सामने आ चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो मैंने किरण की माँ से अनुमति ली कि मुझे 5 मिनट किरण से बात करना है। हालांकि वो अपनी बेटी का फैसला पहले ही सुना चुकी थीं। मेरे अंदर जो थोड़ा सा शक था कि हो सकता है मेरी माँ झूठ बोल रही हो, किरण की माँ की बात ने साफ कर दिया था कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही। सच में किरण ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। मगर इस बात को विश्वास में तभी बदला जा सकता था जब तक मैं उससे खुद बात न कर लेता और अपने कानों से सुन न लेता। कुछ देर बाद किरण मेरे सामने बैठी थी। मैंने छूटते हुए उससे पूछा कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है या मजाक, मगर उसके शब्दों ने मुझे किसी पाताल की गहराइयों में फेंक दिया था। वो कह रही थी कि राघव ये बात बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें पसंद करती थी, मगर अब अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तो तुम्हारे भाई की पत्नी बनकर ही जाना चाहती हूँ। मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही।
कि वो वादे क्या हुए जो मेरे साथ किए थे, और भाई में अचानक से ऐसा क्या देख लिया तुमने कि एक बार में ही उन्हें देखकर पलट गई हो। किरण, तुम बेवफा तो नहीं थी, फिर अब मुझसे बेवफाई क्यों कर रही हो? मेरी बात पर किरण ने कहा कि देखो राघव, मेरे साथ बहस मत करो। मुझे तुम्हारा भाई तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। किरण की बात सुनकर मेरा सारा सुकून गायब हो चुका था। मेरे मुंह से निकला कि मैं भाई से ज्यादा खूबसूरत हूँ, पूरा इंसान हूँ, जबकि भाई तो आधे अधूरे। ये बात कहते हुए मैं खुद से ही नजरें चुरा गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने बाप जैसे भाई के बारे में किसी लड़की के सामने मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, मगर ये मेरी मजबूरी थी। किरण को पाने के लिए मैंने भाई के अपंग होने का जिक्र कर दिया था। मेरी बात सुनकर किरण ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरा है या अधूरा इंसान, बस मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर वो अपाहिज है तो क्या हुआ, मैं उसका सहारा बन जाऊंगी, लेकिन शादी तो मैं तुम्हारे भाई से ही करूंगी। आगे से मुझसे मत मिलना। इतना बोलकर वो एकदम से उठकर बाहर चली गई, जबकि मैं सोचता रह गया कि आखिर भाई में ऐसी क्या खास बात है। वापसी के लिए कदम उठाते हुए मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। मैं घर आया तो भाई घर पर ही मौजूद थे। मैं उनसे नजरें चुराकर जाने लगा तो भाई ने आवाज देकर मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं भी चुपचाप भाई के पास बैठ गया। भाई कहने लगे, देखो राघव, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। मैं और माँ सिर्फ तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन आज उन लोगों ने फोन करके अपनी बेटी की इच्छा जाहिर कर दी। वो इतना बोलकर अपनी बात को अधूरा छोड़ चुके थे। भाई थोड़ी देर बाद फिर बोले कि मुझे नहीं लगता वो लड़की तुम्हारे लिए सही थी। अगर शादी के बाद कुछ खुलता तो ज्यादा दुख होता। अच्छाई इसी में है कि अभी से सब कुछ पता चल गया। तुम समझदार हो, मामले की संगीनी को समझो और आगे बढ़ो। बहुत सी लड़कियां तुम्हारे इंतजार में बैठी होंगी। मैंने एक लंबी सांस ली और भाई के गले से लगकर वापस कमरे में आ गया। अब मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपने हीरे जैसे भाई के बारे में इतनी अजीबोगरीब बातें की किरण के सामने। आज अगर भाई वो सब सुन लेते तो मैं खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता। वैसे भी वो लड़की शुरू से ही ऐसी थी, शायद मैं ही उसे पहचान नहीं पाया था। अगर वो शरीफ होती तो मुझसे मोहब्बत की पैंगे न बढ़ाती, मुझसे दोस्ती न करती। मैं ये सब बातें सोच सोच कर अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस समय ये भूल गया था कि किरण को इस लाइन पर मैं ही लाया था। मैंने ही उसकी तरफ पहल की थी। उसके बार बार मना करने पर मैं ही था जो अपनी जगह पर जमा रहा और आखिरकार उसके मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत करवाने में सफल हो गया था। मगर फिलहाल मुझे सारे मसले का कसूर किसी के सर तो डालना ही था, और फिर वो किरण ही थी जिसे चरित्रहीन कहकर मैं अपने दिल को समझा सकता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं रूटीन पर आने लगा था। मैं ज़्यादा समय दुकान पर देना शुरू कर चुका था। वो दुकान तो भाई की थी, मगर वहाँ का काम ज़्यादातर मैं ही करता था। वापसी पर मैं भाई को सारा हिसाब किताब समझा देता था। हम मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं थी। हमारी ज़रूरतें बहुत ही अच्छी तरह पूरी हो रही थीं, और इस सब के पीछे मेरे भाई का ही हाथ था। माँ कहती कि तुम्हारे भाई के हाथ में पैसा खेलता है, अगर वो मिट्टी पर भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाता है। और इस बात में सच्चाई भी थी। जब से भाई ने कारोबार संभाला था, घर में पैसे की तंगी नहीं हुई थी। भाई मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात में मुझे अहमियत देते थे। कभी अपने भाई को मैंने भाई के अपाहिजपन की वजह से उन्हें कभी कम नहीं समझा था, सिवाय उस दिन के जब किरण ने मुझे इनकार करके भाई को चुना था। उसी दिन मुझे भाई के अंदर सारे ऐब दिखाई देने लगे थे। भाई की एक टांग उनके बचपन से ही ठीक नहीं थी। इसके अलावा भाई आमसी शक्ल सूरत के इंसान थे। गहरी सांवली रंगत, छोटी छोटी आंखें और नीचे को दबी हुई नाक। इसके उलट मैं बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। जहाँ भी जाता, जिस भी पार्टी में जाता तो मैं पार्टी की जान बन जाता था। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा तो मुझे रौनक कहकर पुकारा करते थे। वो कहते कि ये तो हमारे घर की रौनक है। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बचपन से ही बहुत शरारती भी था। पढ़ने लिखने में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ भाई की पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं थी। ऊपर से एक टांग से अपंग थे उनके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी खूबी थी कि वो बहुत ही सभ्य और संस्कारी थे। पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। मम्मी पापा की सारी बातें मानते थे। मैं सेहतमंद होकर भी वो काम नहीं कर पाता जो भाई अपनी सिर्फ एक टांग के बावजूद कर लेते थे। उस दिन मुझे पहली बार ये सब कमियां भाई में दिखाई दी। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल चुप हो गया था। बस सारा दिन दुकान पर बैठा रहता और शाम के समय कहीं जाकर घर वापस आता था। माँ या भाई का इस दौरान क्या हाल था, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था। माँ और भाई दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा से थे।
वो जानकर भी मुझसे इस मसले को लेकर कोई बात नहीं करते थे। इस सब से उभरने में मुझे लगभग 2-3 महीने लग गए थे और इन 2-3 महीने में मैं हर दिन और हर रात मरा था, क्योंकि मेरा दिमाग ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी पहली मोहब्बत मुझे झुठला सकती है, मुझ जैसी खूबसूरत स्मार्ट लड़के को भी इनकार कर सकती है, और मेरे मुकाबले में लाई भी तो किसको, मेरे अपाहिज भाई को। माँ ने भाई को बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो, मगर वो हर बार इनकार कर देते थे। मैं भी काफ़ी कन्विंस कर चुका था, मगर वो किसी भी सूरत तैयार नहीं हो रहे थे। तभी माँ ने थक हार कर मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, और जब किरण ने मेरे लिए इनकार किया तो माँ को एक रास्ता मिल चुका था। वो मुझे बार बार कहती कि देखो राघव, तुम्हारे भाई से किसी ने पहली बार शादी करने के लिए हाँ की है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं किरण को प्रशांत के लिए दुल्हन बनाकर ले आऊँ? मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हाँ ले आओ, जो आपकी मर्जी हो वो करें, लेकिन मेरे सामने उस लड़की का जिक्र दोबारा मत करना। लेकिन माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई मान जाएं और किरण से उनकी शादी हो जाए। मगर भाई ने शायद मेरी वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो शादी के लिए नहीं माने। आखिरकार माँ को ही चुप रहना पड़ा, और फिर उसके बाद हमारे घर में इस बारे में कोई बात नहीं चली। 6 महीने गुजर चुके थे, मगर मैं पहले की तरह अब शोक चंचल नहीं रहा था, जिसका मेरी माँ को बहुत दुख था। वो अब जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहती थीं ताकि मैं अतीत को भुला सकूं। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की देखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया, जिस पर वो दुखी होकर कहने लगी, बड़े ने मुझे अपनी खुशी से दूर रखा, अब तुम भी यही कर रहे हो। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि बिना मतलब माँ को हमारी वजह से कितने दुख देखना पड़ रहे हैं। सो यही बात सोचकर मैंने माँ से कह दिया कि आप अपनी पसंद की बहू लेकर आ सकती हैं। और फिर माँ ने खुशी खुशी जोर शोर से मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। और फिर बड़े भाग दौड़ के बाद माँ को मेरे साथ जचने वाली चांद जैसी बहू मिली। जब लड़की का रिश्ता देखने गए तो उस लड़की ने मना कर दिया और वही हुआ जो पहली बार हुआ था। वो लड़की भी प्रशांत भाई से शादी करना चाहती थी, उसे मुझ में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और ये बात मेरे लिए दूसरा धक्का साबित हुई थी। मगर मैंने खुद को समझा लिया कि अच्छा है, चलो इस तरह अगर भाई का घर बस जाए, मुझे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी। इस बार माँ ने भाई को मनाया तो भाई मान गए थे, और 2 महीने के अंदर ही अंदर दोनों की शादी भी हो गई। इस शादी और भाई की खुशी ने मुझे ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी कि कहीं पर मेरे साथ गलत हुआ है, कि उस लड़की को तो माँ ने मेरे लिए पसंद किया था, फिर भाई क्यों तैयार हुए। मैं इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर चुका था। मैं बहुत खुश था और उस लड़की को भाभी का स्थान दे दिया। मुझे भाई पर बहुत प्यार आया कि उन्होंने मेरी खातिर किरण से शादी के लिए इनकार किया था। कितना चाहता है मेरा भाई मुझे। एक बार फिर से ज़िंदगी नॉर्मल हो गई थी, मगर मैंने एक बात नोटिस की थी, और वो ये थी कि भाभी मुझे खुश नहीं लग रही थीं। उन्होंने भाई से शादी तो अपनी मर्जी से की थी, मुझे रिजेक्ट करना उनकी मर्जी में शामिल था, मगर वो हमेशा मुझे बुझी बुझी सी दिखाई देती। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो वो भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही थीं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर हमने इस बात को छोड़ दिया कि हो सकता है नई नई शादी है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और फिर ये दोनों पति पत्नी का मामला था। माँ ने एक बार फिर से कमर कस ली और मैदान में उतर आई। उन्होंने लड़की पसंद भी कर ली, मगर उन्हें ये काम इस बार अकेले ही करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों भाई किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, और ये जरूरी काम सिर्फ मैं ही जानता था। वो अपनी अपंग टांग की दवाई लेने जाया करते थे, मगर इतना लंबा समय गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कह सकता, भाई जो हुआ सो हुआ, बिना वजह दवाइयों पर पैसे खर्च मत करें, और फिर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन मैं ये बात भाई से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। खैर लड़की पसंद कर ली गई। वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। एक बार मैं भी माँ के साथ उनके घर चला गया था और लड़की को देख लिया था। ये लड़की तो पिछली दोनों लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने भी माँ को ओके कर दिया था, क्योंकि अब मैं भी घर बसाना चाहता था। लड़की वालों की तरफ से शादी 1 हफ्ते बाद की थी। भाई घर वापस आए तो ये मामला निपट चुका था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ को लगा शायद उनका दिल दुखा है कि अकेले सब कुछ कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। इसी वजह से वो दोबारा भाई को समझाने लगी कि रिश्ता अच्छा था, इसलिए हमने तुम्हारे बगैर ही जल्दबाजी में तय कर दिया। लेकिन भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि राघव का भी घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूम लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने भाई के बारे में कैसे कैसे ख्याल दिल में रखता हूँ।
वो तो इतने अच्छे हैं। और मैंने अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ हर मोड़ पर मुझे भाई खड़े हुए दिखाई दिए। बचपन से लेकर आज तक इस घर में हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मिली। भाई मुझसे 5 साल बड़े थे। एक तो मैं घर में छोटा था, दूसरा बहुत ही खूबसूरत था। इसके साथ साथ मैं बहुत ही शरारती भी था, इसलिए मैं मम्मी पापा का बहुत ही लाडला था। मुझे याद है, पापा हर समय मुझे अपने साथ रखते थे, चाहे घर हो या बाहर। माँ भी हर समय मेरे पीछे पीछे भागती रहती थीं। कहीं बाहर जाना होता तो माँ और पापा मुझे ही बाहर लेकर जाते थे। जब मैं और पापा कहीं खेल रहे होते तो भाई कुछ दूर बैठकर हमारे खेल को देख रहे होते। मैं जिद करता कि आप भी हमारे साथ आएं और हमारे खेल में खेलें। पापा मुझे मना करते कि तू बेकार की जिद करता है, अगर प्रशांत को खेल में भागीदार बना भी लेगा तो तुझे उसका जरा भी ख्याल नहीं कि वो तेरे साथ कैसे भाग पाएगा। ये सुनकर प्रशांत भाई कहते, नहीं पापा, मैं भाग लूँगा, और फिर लंगड़ाते हुए भाग कर दिखाते, जिस पर पापा खुश होकर भाई को इनाम देते। मैं हर समय मम्मी पापा से चिपका रहता था, जबकि भाई और तरह के थे। वो बस दूर बैठे देखते रहते, ना माँ के पास जाते, ना ही पापा के साथ उनकी दोस्ती थी। वो कुछ बड़े हुए तो धीरे धीरे खुद ही मम्मी पापा से दूर होते चले गए। उन्होंने पापा से भी कह दिया कि आप घर पर रहा करें, मैं दुकान देख लिया करूँगा। भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा ने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि पढ़ाई क्यों नहीं करनी, क्योंकि पापा को एहसास था कि स्कूल जाने से भाई के अंदर हीन भावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही भाई ने पढ़ाई छोड़ने की इच्छा रखी, पापा ने चुपचाप उनकी बात मान ली और दुकान की चाबी उन्हें थमा दी। बस फिर मैं और पापा तो वहीं थे, मगर भाई की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो हर समय अब दुकान पर ही बिजी रहा करते थे। मैं जब भाई की उम्र को पहुंचा तो मैंने भी उनकी देखा दुखी स्कूल छोड़कर दुकान पर बैठने की बात की। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरी सुई तो वहीं पर अटकी हुई थी। और फिर पापा ने मुझे ऐसी मार लगाई कि भगवान ही जानता है। और फिर मैंने कान पकड़ लिए कि आगे से पढ़ाई छोड़ने की बात कभी नहीं करूँगा। और फिर उन्हीं दिनों पापा भगवान को प्यारे हो गए। पापा के जाने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई दिलो जान से जारी रखी, क्योंकि ये मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और ख़ुद के पैरों पर खड़ा होऊं। मैंने ग्रेजुएट कर लिया और मुझे एक नौकरी भी मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वैसे भी हमारे घर में पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि भाई की दुकान से ही अच्छा भला पैसा आ रहा था, जिससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। शाम के समय मैं दुकान पर बैठ जाया करता था और भाई घर आ जाया करते थे। अभी मैं पुरानी बातें सोच ही रहा था कि भाई ने मुझे आवाज़ लगाई कि चाय पी लो। बिना कुछ कहे उठकर मैं बाहर आ गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अभी शादी की तारीख तय नहीं थी। भाई और माँ शादी की तारीख तय करने गए हुए थे, लेकिन फिर वापसी पर वही हुआ जो पहले 2 बार हो चुका था। यानी उन लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट करके अपनी बेटी को प्रशांत भाई को देने का फैसला कर लिया था, और जिसमें सबसे बड़ी इच्छा लड़की की थी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। जब भाभी को ये बात पता चली तो वो भी हंसने लगी, बोली कि बहुत ही अक्लमंद है वो लड़की, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे उनकी ये बात भी बहुत अजीब लगी थी। अगर भाभी अक्लमंद थी और प्रशांत भाई से शादी करके उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया था, तो फिर वो हमेशा परेशान और उदास क्यों रहती थीं? खैर, लड़की वालों को अभी कोई जवाब नहीं दिया गया था। वो 1-2 बार फ़ोन करके भी पूछ चुके थे कि आप अपने बड़े बेटे प्रशांत का रिश्ता देंगे या नहीं, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर उन्हीं दिनों अचानक कुछ ऐसा हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था। अचानक भाभी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। समझ नहीं आ रहा था इतनी कम उम्र में भाभी को हार्ट अटैक कैसे आ गया। खैर, मौत को कौन टाल सकता है। भाभी हमें छोड़कर जा चुकी थीं। भाभी को गए 2 महीने गुजर चुके थे कि तभी लड़की वालों का फ़ोन आया कि हम आपके बड़े बेटे प्रशांत से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, आप हमें हाँ या ना में जवाब दे दें। और फिर भाई की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने सोच लिया कि मेरे लिए देखे गए रिश्ते की दिशा भाई की तरफ ही मोड़ दी जाए। भाई से जब ये बात की गई तो उन्होंने 1-2 बार मना किया, मगर उनके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो सचमुच इनकार कर रहे हैं और उनका भी शादी का कोई इरादा नहीं है। खैर, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और इस तरह एक बार फिर से मेरी जगह मेरे भाई की शादी हो गई। अब तो मेरी बेचारी माँ भी परेशान रहने लगी थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो पूरी ही काया पलट जाती थी। दूसरी भाभी का भी यही हाल था, वो हर समय परेशान रहती और फिर मेरे लिए एक और लड़की पसंद की गई, लेकिन इस लड़की ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया और भाई से शादी करने के लिए जिद करने लगी। मुझे और माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ज़रूर तुम्हारे भाई के अंदर कुछ ऐसी बात है कि लड़कियाँ उसकी तरफ खींचती चली जाती हैं।
और अब तो ये आम सी बात हो गई थी। मैं ऐसी लड़कियों को क्यों स्वीकार करता जो मुझे रिजेक्ट करके दूसरे की तरफ लपक जाती हैं। मगर इस बार तो भाई ने भी हद कर दी। जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था, भाई ने उसी लड़की से शादी करने की जिद की और फिर भाई ने उससे शादी भी कर ली। अब भाई दो दो पत्नियों को रख रहे थे। मैंने पूरी तरह से मौन धारण कर रखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या कमी है। माँ भी हर समय परेशान रहती और मुझसे माफ़ी मांगती कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी न ला सकी। अब माँ भी बीमार रहने लगी थीं और फिर एक दिन वो भी हमें छोड़ गईं और फिर मेरी ज़िंदगी तन्हाई का शिकार होकर रह गई थी। अब मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था। पहले ऑफिस जाता, उसके बाद दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर देता। मैं खुद को इतना बिजी कर चुका था कि सोचने का समय ही ना मिले, क्योंकि खुद को रिजेक्ट होना कोई आम बात नहीं होती। मेरा दिल जख्मी हो चुका था इतनी बार रिजेक्ट होते होते। इसके बाद मैंने भी कुछ रिश्ते देखे थे अपने लिए, लेकिन वो लड़कियां भी भाई की तरफ खिंच गई थीं। लेकिन एक बात अजीब थी कि भाई की दोनों पत्नियां खुश नहीं रहती थीं। वो दोनों ही मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा करतीं, जैसे कह रही हों कि हमें आज़ाद करवाओ। भाई ने अब तक 4 शादियां कर ली थीं, जिसमें से 2 पत्नियां मर चुकी थीं और 2 जिंदा थीं। जैसे ही भाई की कोई पत्नी मरती, भाई दूसरी शादी कर लेते और लड़की वही होती जो मुझे रिजेक्ट कर देती थी और भाई को पसंद करती थी। ये तो बात मैं शुरू से जानता था कि पैसा भाई पर आशिक है, मगर लड़कियां भी उन पर आशिक हो जाएंगी, इस बात का भेद बहुत बाद में खुला। अब मैं 40 साल का हो गया था और इस दौरान भाई ने 8 शादियां कर ली थीं, लेकिन जिंदा सिर्फ एक थी। मगर हैरत की बात यह थी कि उनमें से कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसे भाई ने अपने लिए चुना हो। सब मुझे रिजेक्ट करके भाई की तरफ लपकी थीं। दूसरी हैरत की बात यह थी कि किरण को छोड़कर उन सभी लड़कियों से भाई ने शादी कर ली थी जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। किरण के साथ शादी करने के लिए भाई ने खुद ही मना कर दिया था। अब मैं 40 साल का हो चुका था और अब तक कुंवारा था, मगर मेरे अंदर ये उत्सुकता थी कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, क्या खास बात है उनके अंदर। मगर ये राज मैं आज तक नहीं जान पाया था। लेकिन अब अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती थी, तन्हाई काट खाने को दौड़ती थी। मैंने सोचा क्यों ना शादी कर लूं और भाई को बताऊं ही ना। इस तरह लड़की मुझसे शादी कर लेती और वो भाई को देखती ही नहीं, फिर वो मुझे रिजेक्ट क्यों करती। ये सोचकर मैंने एक रिश्ता करवाने वाली से खुफिया तौर पर कांटेक्ट किया और फिर 1 महीने की दौड़ धूप के बाद मुझे एक 30 साल की उम्र की लड़की मिल गई। हमने छुपकर मंदिर में शादी कर ली। मैं उसे घर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा ऐसे अकेले कब तक रहेंगे, एक न एक दिन भाई को तो बताना ही पड़ेगा। आखिर कब तक छुपा सकूंगा। यही सोचकर मैं अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। जब भाई को मेरी शादी की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए थे और मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में पैसे भी दिए थे। मैंने सोचा अगर ये काम मैं पहले कर लेता तो मेरा घर भी बहुत पहले बस चुका होता। मगर अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी सुनैना मुझसे तलाक मांग रही थी। मैंने उससे पूछा ये सब क्यों कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो फिर मैं अदालत के जरिए तलाक ले लूँगी। मैं गुमसुम सा घर से बाहर निकल आया। मैं अभी कुछ ही दूर गया था जब गुस्से से कदम वापस मोड़ लिए। मैं अपने दिल में सोच चुका था कि ऐसी औरत को अब घर में रखकर भी क्या करूंगा, जो मेरी पत्नी होने के बावजूद मेरे भाई के साथ इजहार मोहब्बत कर रही थी। घर वापस आया और जैसे ही कमरे के पास पहुंचा तो भाई की आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। वो मेरी पत्नी को धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। जब मैंने गौर से सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई कह रहे थे, सुनैना तुम आज ही उससे तलाक लोगी, वरना याद है ना तुम्हारे माता पिता को मरने में और फिर तुम्हारी बहन को तबाह होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तुम राघव से बार बार कहो कि मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई प्रशांत अच्छा लगता है, उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। वादा करता हूँ शादी के बाद 2 दुकानें तुम्हारे नाम कर दूंगा। उस जलील इंसान को ऐसे जलील करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या समझता है, खूबसूरत है तो हर कोई उस पर मरेगा। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझ पर उसे अहमियत दी। उनके मरने के बाद मैंने कसम खाई कि कोई औरत उसे महत्व नहीं देगी। वो इसी तरह हर औरत के हाथों रिजेक्ट होता रहेगा और मैं उसी औरत से शादी करूंगा। देखो आज तक अपने प्लान में कामयाब हूँ। उसने छुपकर शादी की, बहुत धक्का लगा मुझे। खैर उसे ये छुपकर शादी करना भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब तो खुद उसकी अपनी पत्नी ही उसे रिजेक्ट करेगी। ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन फिसल गई थी। यानी वो इंसान जो जिंदगी भर मुझसे मोहब्बत का झूठ रचता रहा, उसकी शक्ल इतनी भयानक थी मैं सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ अपनी कमी का बदला मुझसे इस सूरत लेगा, मेरे बहमो गुमान में भी नहीं था। तभी मुझे सुनैना की सिसकियों की आवाज़ आई थी। वो रोते हुए कह रही थी कि प्रशांत प्लीज ऐसा मत करो,
मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ। उसे छोड़कर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी भी है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो तुम्हारा भाई है। सुनैना के इतना कहते ही प्रशांत भाई ने सुनैना के बाल पकड़कर जोर से उसे बेड पर धक्का दिया था और कहा था, मेरी बात न मानने का नतीजा बहुत ही भयानक होगा। तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से दूर हो जाएंगे और तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सुनैना ने फिर रोते हुए हाथ जोड़े थे कि ऐसा मत करो। गरीबी की वजह से मेरे माँ बाप ने अब 30 साल की उम्र में मेरी शादी कर पाई है और अभी मेरी बहन भी शादी के लिए बैठी है। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन प्रशांत भाई पर सुनैना के रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो चीखते हुए बोले कि एक शब्द भी निकाला तो तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां मेरी बाकी पत्नियां गई हैं। वो भी पर निकालने लगी थीं और उड़ने की तैयारी में थीं, इसीलिए उनके पर कुतर कर मैंने उन्हें भगवान के पास ही पहुंचा दिया। प्रशांत भाई की सच्चाई जानकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि प्रशांत भाई के पास तो बहुत दौलत है और ये सारी दौलत उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बनाई है और वही दौलत वो अपनी पत्नियों को मुझे रिजेक्ट करने पर इनाम के तौर पर देते थे। मैंने सुनैना और भाई पर जाहिर नहीं होने दिया था कि मुझे प्रशांत भाई की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं ऐसा जाहिर कर रहा था कि जैसे मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूँ। मैंने सुनैना से कहा था कि कुछ दिनों में मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम भाई से शादी कर लेना। ये बात मैंने खाना खाते हुए बोली थी। मेरी बात सुनकर जहां सुनैना के चेहरे पर मौत का सा सन्नाटा छा गया था, वहीं भाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमक गई थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं जल्द से जल्द भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में लग गया और जिस दिन मुझे सारे सबूत मिल गए उसी दिन मैंने सारे पेपर लाकर भाई के सामने पटक दिए थे। और जब भाई ने देखा तो वो हक्का बक्का रह गए। अभी भाई मेरी तरफ बढ़े ही थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और पुलिस अंदर आ गई। मैंने पुलिस को सारे सबूत दे दिए थे और पुलिस ने प्रशांत भाई को गिरफ्तार कर लिया। सुनैना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो प्रशांत जैसे इंसान से बच गई है और उसका घर टूटने से बच गया था। अब तक प्रशांत न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां छीन चुका था। मेरी एक ही भाभी बची थी। प्रशांत के जेल जाने से वो भी बहुत खुश थी। मैंने उस लड़की को भाई से तलाक दिलवाई अदालत के जरिए और उस लड़की की खुद मैंने और सुनैना ने एक अच्छी जगह शादी कर दी। आज भाई जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मैं और सुनैना अपने घर में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, मैंने भाई को जेल पहुंचाकर सही किया या गलत, अपनी राय जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।